तो आज की मेजर न्यूज कहती है कि चाइना इज गिविंग फिक्टिशियस नेम्स टू इंडियन टेरिटरीज, डिस्कस करेंगे उसे। और ईरान और यूएसए ने ब्लेम किया है एक दूसरे को क्योंकि फेल हो गई है इनके आपस के बीच की जो टाइज है, जो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी। देन चाइना टू बूस्ट ताइवान एक्सचेंजेस, क्या कहती है आपकी मेजर न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद अदर न्यूज। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस ऑन 13 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ हैप्पी बैसाखी। एंड ये हार्वेस्ट का एक सीजन है, एक नई शुरुआत यहाँ पर होने जा रही होती है। हार्वेस्ट के बाद आप देखोगे कि नई क्रॉप जो है इसको भी लगाया जाएगा, है ना। सो इट सिंबलाइजेस न्यू बिगिनिंग्स। तो जो न्यू बिगिनिंग्स है उसको रेडिली एक्सेप्ट कीजिए। अगर उस न्यू बिगिनिंग्स के अंदर चैलेंजेस भी हैं तो अब उसको भी आप रेडिली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्टेड हो जाती है। तो वही एक्सेप्टेंस के बाद आपकी लाइफ में जो छोटी सी प्रॉब्लम रह जाती है ना, उसको आप अपने मेंटल मेकअप को आप सुधार कर ये चैलेंज को टेकअप करके एक बेटर कंसिस्टेंसी के साथ चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तभी यूपीएससी की प्रिपरेशन या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर आपके मेंटल मेकअप को अब उस तरीके से बनाने के लिए ही है। वरना आप देखो कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को 1.5-2 साल क्यों लग जाते हैं पढ़ाई में, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है उसको जज किया जा सके। ठीक है, प्लस आपकी जील कितनी है उसको जज किया जा सके, एंड साथ में आपका मेंटल मेकअप ऐसा है कि नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखते हैं नहीं। तो सेम चीज़ें जो है आपको अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट करनी भी जरूरी होती है, बीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या नहीं है, है ना। तो इसी वजह से कोई भी चैलेंज आता है, टेक इट अप एंड कहो हाँ मैं इसको सही से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड इसी तरीके से आपकी जो लाइफ में सोल्यूशंस है ना वो फॉलोअप होते रहेंगे। इट विल गिव यू एक्सपीरियंस एज वेल एज आपको लेसन्स भी मिलेंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है एंड किस तरीके से लाइफ में अप्रोच रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यही सारे तरीके जो है वो कॉमन रहते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या लाइफ का एग्जाम हो, जो कि रिपीटेडली आपको टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज आपकी क्या कहती है वो देखते हैं कि ढाका टू सेंड 20 मेंबर डेलीगेशन इन चाइना आउटरीच। तो आप देखो ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, यहाँ पर उनकी जब अब नई गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हुई है उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया में भी विजिट हुई उनकी, है ना। हमने वो डिस्कस किया कि वीजा रिलेटेड इश्यूज एंड मल्टीपल जो हाई स्पीड डीजल की यहाँ पर इंडिया ने हेल्प की है बांग्लादेश को, मल्टीपल टाइम 2007 के बाद से कंटिन्यूस सप्लाई भी बांग्लादेश को इंडिया देता रहा है फॉर डीजल एज वेल एज अदर नेचुरल गैस वाली सप्लाई, है ना। तो बट अब चाइना के साथ उनका रिलेशन पहले से बेटर है। ठीक है, लास्ट 1-1.5 साल से अगर हम देखें, जब से शेख हसीना वाला मुद्दा उठा है उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश के स्ट्रेन टाइज की वजह से ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो नेबर, बांग्लादेश का सेकंड कौन है और चाइना ही तो है, तो चाइना के साथ उनके रिलेशंस बेटर रहे हैं एंड वो हुआ है मेडिकल इंडस्ट्री। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ में सिर्फ ये 2 पैराग्राफ्स है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज़ है कि बांग्लादेश चाइना के रिलेशंस जो है वो एक्सपैंड हुए पास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर मेडिकल टूरिज्म की वजह से। अब यहाँ पर मुद्दा क्यों आया, क्योंकि इंडिया के अंदर उनके लिंगरिंग इशूज थे अलॉन्ग विद वीजाज के केसेस में। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जो डेलीगेशन इंडिया आई थी उन्होंने यहाँ पर यही डिस्कस करना था कि बिजनेस एज वेल एज अदर टूरिस्ट पर्पसेज या वीजा पर्पसेज जो है अब यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जा सके। बट अब चाइना के साथ उनके रिलेशंस बेटर थे क्योंकि इंडिया के साथ यहाँ पर वीजाज में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, एंड बांग्लादेश ने उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेशी पेशेंट्स को चाइना भेजा है अब हॉस्पिटल्स में। ऑब्वियस सी बात है, चाइना भेजा है किसके लिए कि आप हमारे जो पेशेंट्स उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी की आती है, तो उस कनेक्टिविटी को यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए बांग्लादेशी डेलीगेशन बात करेगी। दूसरा मुद्दा आता है कमर्शियल टाइज के अलावा चाइना जो है इन्वॉल्व है बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स में बांग्लादेश के, जिसमें तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट भी है, जो कि अब रिड्यूस करना चाहता है फ्लडिंग प्लेन्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉनसून ऑल्सो। ठीक है, मॉनसून के अलावा अगर आप देखो वेस्ट बंगाल के आसपास वाला रीजन है, तो ये तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बांग्लादेश में एंड इवन की समवॉट इंडिया में भी क्या हेल्प करेगा कि फ्लड्स जो है वो ना आ पाए। ठीक है, एंड इसी वजह से अब एक वाइटल कॉरिडोर जो कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखो और अरुणाचल वाले जो मुद्दे हैं वो इंडिया के साथ अभी सॉर्ट नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट न्यूज आपकी वही कहती है, तो वो अब उस चीज पे भी लेवरेज चाइना लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो 42 किलोमीटर्स का कॉरिडोर जिसको हम चिकन्स नेक भी बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसका नाम, वो एक तरह से इकलौता ऐसा जोन है जो कि रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंडिया को, मेन स्ट्रीम इंडिया को विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, 8 स्टेट्स है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट वो इंडिया के लिए भी है एंड चाइना के लिए भी है, अगर वो अरुणाचल को यहाँ पर लेना चाहता है तो। उसी प्रोजेक्ट के साथ तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पर रिलेटेड है, तो ये चीज जो है वाइटल रहेगी इंडिया के लिए भी कंक्लूड करना कि एक्चुअली में फाइनली डिस्कशन होती क्या है। ठीक है, तो वाइटल सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो प्रोजेक्ट जो है अभी टेक्निकल इवैल्यूएशन के अंडर है, बट अब एक्सपेक्टेशन यही है कि तीस्ता रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, और जो बीएनपी में प्लेज किया गया था कि एक फेयर शेयर ऑफ तीस्ता वाटर्स फ्रॉम इंडिया इन इट्स February 2026 इलेक्शन मैनिफेस्टो वो बांग्लादेश की तरफ भी जाएगा। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूज कहती थी। देन चाइना गिविंग फिक्टिशियस नेम्स टू इंडियन टेरिटरी सेज
अब सेंटर कि इंडिया ने संडे को रिआइटरेट किया कि रिजेक्ट किया कि चाइना ने अटेम्प्ट किए हैं असाइन करने के लिए फिक्टिशियस नेम्स बहुत सारी ऐसी जगहों के जो कि अभी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर बोला कि जो एक्ट है चाइना का ये मिस्चीवियस है एंड ये जो एक्शंस है ये डिस्ट्रैक्शन है टू द ऑनगोइंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो कि बायलेटरल रिलेशनशिप इंडिया एंड चाइना के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात करता है। एंड ये अटेम्प्ट चाइना के द्वारा एक फॉल्स क्लेम्स है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन बेसलेस नैरेटिव्स एंड हम इस चीज़ को ऑल्टर नहीं कर सकते अनडिनाइबली। अब जो रियलिटी है वो तो वही है ना कि इंडिया का पार्ट है तो इंडिया का पार्ट ही है। तो अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है वो दिया गया, वो अब आप कह सकते हैं फिक्टिशियस नेम्स अब चाइना के अंदर दिए गए, ठीक है। इट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल एंड इनएलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट गई है। तो जो एक्शंस हैं वो चाइनीज साइड की तरफ से वो डिट्रैक्ट कर रहे हैं ऑनगोइंग एफर्ट्स जो स्टेबलाइज करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं बायलैटरल टाइज को। एंड चाइना को इन एक्शन से रिफ्रेन करना चाहिए, नेगेटिविटी रिलेशंस के बीच में मत लेकर आओ। एंड ये जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं दोनों कंट्रीज आपस में, उसको अंडरमाइन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर डेवलप करने की जरूरत है। इंडिया ने लास्ट ईयर प्रोटेस्ट किया था चाइना का जब उन्होंने हाइन एंड हिकांग कंट्रीज इन खोतान प्रीफेक्चर के अंदर ये कहा था कि ये जो टेरिटरीज है वो सिर्फ और सिर्फ अब इंडिया की जो टेरिटरीज है जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंडर है वो चाइना के अंदर फॉल करती हैं। अक्साई चीन वाला जो प्लेटो है वो फोकस में है क्योंकि अब लॉन्ग रनिंग इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर का इशू चल रहा है। कंटिन्यूइंग विद दिस प्रोसेस चाइना ने क्रिएट किया एक नई काउंटी को जो कि रेस्टिव है ऑफ शिंगजियांग प्रोविंस एंड सेंगलिंग इसका नाम यहाँ पर रखा गया एंड सेंगलिंग को अनाउंस किया गया मार्च 26, 2026 के अंदर ही चाइना के द्वारा। तो ये सारी की सारी रीजन्स जो है, अब जैसे हम सेंगलिंग की भी बात करते हैं काराकोरम माउंटेन के अंदर जहां पर अब विसिनिटी किसकी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अफगानिस्तान वाले वखान कॉरिडोर की, तो वहां पर भी इन्होंने अपना यहाँ पर दिखाया है कि ये एरिया हमारे अंडर फॉल करता है। अब आप देखो पीओके वाला एरिया ना, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो चाइना के अंदर भी फॉल करता है, ठीक है। तो पीओके वाला जो रीजन है वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान के अलावा भी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन भी फॉल करता है, ठीक है। तो समवट ये एक प्रॉब्लम है, बाउंड्री टेरिटोरियल आप कह सकते हो, बाउंड्री टेरिटोरियल डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में, जिसके बार बार यहाँ पर जो इंटरनेशनल अब रिलेशंस के एक्सपर्ट्स उन्होंने बोला है कि इस चीज को जल्दी से जल्दी सॉर्ट करने की जरूरत है। इवन इंडिया वांट्स कि चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स इतने टाइम से चलते जा रहे हैं इनको हमें फाइनली एक एंडिंग यहाँ पर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि क्लैरिटी मिल जाए दोनों कंट्रीज को कि अब किस तरीके से काम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अपेरेंट एम यहाँ पर यही है कि सेंगलिंग को काउंटी बनाया जा सके जो कि पीओके के पास है, जो कि इंश्योर करेगा सिक्योरिटी ऑफ शिंगजियांग, जो कि डील कर रहा है विद उइगुर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि अब तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आसपास हैं। तो ये रीजन जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो कि अब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी राइट्स ओवर पीओके को डिस्ट्रक्ट करता है एंड उसके अंडर फॉल नहीं करता है। यानी कि इंडिया के अंडर जरूर सॉवरेनिटी के अंदर ये फॉल करता है, बट अभी जो प्रोजेक्ट है अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाइना एंड इवन पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं या जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया की अब सॉवरेनिटी के अगेंस्ट फॉल करता है। देन जयशंकर डिस्कसेस वेस्ट एशिया क्राइसिस विद यूएई प्रेसिडेंट। तो हमने बताया था कि कतर गए थे हरदीप पुरी जी, उसके बाद जी जयशंकर जी जो है उन्होंने जाना था यूएई एंड फाइनली ब्यौरा करना था एक्चुअली में कि क्या चल रहा है, पूरा का पूरा ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया अपने जो रिसोर्सेज अगर उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है तो पहले से ही हम फील्ड वर्क अपना कर लें, है ना, क्योंकि 2 हफ्ते का टाइम है, सीज फायर का कब टूट जाए कब नहीं वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब ये डिस्कशन हुई वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका कितना है उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है एंड यहाँ पर वार्म ग्रीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दी गई एंड ग्रेटिट्यूड फॉर इंश्योरिंग कि वेलबींग हो इंडियन कम्युनिटी के ड्यूरिंग द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो सोशल मीडिया पे यही सेम चीज को बताया गया एंड मल्टीपल ऐसे यहाँ पर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुई है। बट द मेजर आइडिया वाज कि वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका क्या है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुई है। देन ईरान यूएसए ब्लेम ईच अदर एज टॉक्स फेल। तो 2 हफ्ते के लिए 2 वीक्स के लिए हमारी एक वीक सीज फायर जो है डिक्लेयर हुई ईरान एंड यूएसए एंड इजराइल जो कि एक साइड पे है एंड ईरान जो है दूसरी साइड पे है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एक फ्रेजाइल ट्रूस है, ये ब्रोकर किसके द्वारा किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया है एंड इनडायरेक्टली अगर आप देखो कि चाइना जो है इसके अंदर इन्वॉल्व भी है, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कि चाइना में होल्ड द की टू डिप्लोमेटिक टाइज हियर, बट यहाँ पर किसी तरीके से चाइना डायरेक्टली लाइमलाइट में नहीं आना चाहता है, तो पाकिस्तान को उन्होंने एज अ प्रॉक्सी आगे किया है इस सिचुएशन के अंदर, है ना। बट जो अब 2 हफ्ते का जो ट्रूस है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि आप देखोगे कि इवन की जो यूएसए एंड इजराइल की डेलीगेशन थी एंड ईरान की जो डेलीगेशन थी, ठीक है, दोनों ही डेलीगेशंस के बीच में पाकिस्तान के अंदर 21 आवर्स की कॉन्वर्सेशन हुई है, 21 आवर्स तक ये टॉक्स चली हैं एंड उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ है, फेलियर हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है फेलियर किस पर्सपेक्टिव से, यूएसए को ब्लेम किया जा रहा है ईरान के द्वारा, ईरान को ब्लेम किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। यूएसए बोल रहा है कि ईरान जो है अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है या इवन की जो न्यूक्लियर उनके पास एबिलिटी है उसको गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, जो यूएसए को एक डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है आने वाले टाइम में। एंड ऑन द अदर हैंड ईरान जो है वो ये चीज़ बोल रहा है कि हम सरेंडर यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, एंड के हम यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिच्ड जो प्रोडक्ट्स हमारे पास तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। वेराज यूएसए जो है वो वेनेजुएला वाला केस यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, प्लस यहाँ पर हिजबुल्ला वाला जो मुद्दा है वो भी उठकर आया है बार बार कि जो रिपीटेडली अब इजराइल के द्वारा अटैक्स लेबनान के अंदर कैरी आउट किए जा रहे हैं, जो कि अब और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं, जिस वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर रिपीटेडली मर रहे हैं, सिविलियंस आर ऑल्सो बीइंग किल्ड। तो हिजबुल्ला वाला जो मुद्दा है लेबनान के अंदर उसको भी एज यू कैन से पार्ट ऑफ डिस्कशन इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। तो इस वजह से जो फाइनली पीस टॉक्स है वो फेल हो चुकी है एंड ये ट्रूस कितनी देर तक रहेगा नहीं रहेगा वो हमें नहीं पता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि अब फाइनली क्या हुआ है कि ट्रंप ने धमकी दे दी है कि हम ब्लॉक करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ठीक है। एंड आगे वाली जो न्यूज़ है वो आपको यही चीज़ बताएगी, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन सपोर्ट वुमेन्स कोटा लॉ अमेंडमेंट्स पीएम टू पार्टीज। सो अब वुमेन जो कोटा लॉ है 2023 के अंदर यहाँ पर पास हो चुका था, बट प्रॉब्लम यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर यही है कि अब फाइनली इसके ऊपर कोई डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है, डिस्कशन होती है तो बट ऑपोजिशन या पॉलिटिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। 2027 के सेंसस वाले डेटा की जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए थे वो इंपॉर्टेंट है कि 2026 के अंदर ही आप क्यों चाहते हैं कि हम डिलिमिटेशन अभी कर दें, कि डिलिमिटेशन अगर 2026 तक हमने फ्रीज की हुई थी तो उसको हम 2027 या 2028 तक क्यों नहीं फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रेश डेटा 2027 के जो अब सेंसस का है उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन कीजिए ना आप। तो अभी आप क्यों इसकी डिलिमिटेशन कर रहे हो कि लोकसभा के इलेक्शन तो 2029 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम 2021 वाले डेटा के हिसाब से क्यों हम ये जो एक्ट है या जो लोकसभा सीट्स जो एडजस्ट होनी है वो उस हिसाब से हम क्यों करें, ठीक है। उनका मेजर मुद्दा ये है कि रिपीटेडली जो ऑपोजिशन कह रहे हैं उनका मुद्दा ये है, वेराज पीएम मोदी ने अर्ज किया है कि हम यहाँ पर कोई भी वन पार्टी या इंडिविजुअल को फेवर नहीं कर रहे हैं, कि इट इज़ अ मूवमेंट कि हम डिमॉन्स्ट्रेट करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है विमेन की एंड फ्यूचर जनरेशंस की टुवर्ड्स द यू कैन से टुवर्ड्स लीडिंग अ पर्टिकुलर नेशन दैट इज इंडिया, है ना। तो ये यहाँ पर चल रही है बात, ये मुद्दा चल रहा है। देन चाइना टू बूस्ट ताइवान एक्सचेंजेस एज ऑपोजिशन लीडर एंड्स विजिट, कि चाइना जो है इंप्लीमेंट करेगा एक सीरीज ऑफ मेजर्स कि हम एनहांस कर सकें, हम यानी कि चाइना एनहांस कर सके एक्सचेंजेस विद ताइवान एंड बीजिंग की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, क्योंकि एक रेयर विजिट है चाइना के द्वारा किसी डेलीगेशन का जाना कहाँ पर, ताइवान के अंदर। तो अब यहाँ पर मे भी हो सकता है इकोनॉमिक टाइज बेटर हो, मे भी ये भी चीज़ हो सकती है कि ताइवान को रीच आउट करने के लिए चाइना को कुछ और अल्टीरियर मोटिव भी हो, क्योंकि इस टाइम पे फील्ड जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि ताइवान को तो वो ज़रूर एम करेंगे, वो चीज़ डिस्कशन में है, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए एंड इजराइल तो यहाँ पर दो जगह से ऑलरेडी उलझा हुआ है ना। नेटो नेशंस बीच में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो यूएसए यहाँ पर उलझा हुआ है डायरेक्टली ईरान के साथ। इस टाइम पे नेटो नेशंस नहीं आ रहे हैं हेल्प करने, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता है किसी भी तरह की वॉर। एंड फिलीपींस एंड इवन जापान की जब आप बात करो, वो खुद से अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजिकली जापान भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, बट वहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अभी कम भी है पॉपुलेशन, है ना। एंड सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में अगर आप देखो वहाँ पे बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल आर रिजाइडिंग देयर। तो समवॉट जापान अपने आप को इतना ज़्यादा यहाँ पर केपेबल नहीं मैं समझूंगी कि अगेंस्ट चाइना अपने आप को संभाल पाएगा, तो यूएसए की रिक्वायरमेंट उनको वहाँ पे भी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होगा आने वाले टाइम में, यू कैन एक्सपेक्ट चाइना टू टेक ओवर ताइवान, दैट इज व्हाट माय ओपिनियन सेज। आप अपने ओपिनियन मुझे इस पर जरूर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जितना मर्जी कोई भी ऐसे डिफेंस सिस्टम्स को या नेवल बेसिस को, जो कि स्पैटली आइलैंड्स में भी है ना, डिस्कस किया था क्या है उन आइलैंड्स का नाम, एक स्पेसिफिक नाम था स्पैटली आइलैंड्स के अंदर, वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चाहे आपने वो बेस ओपन भी कर दिया फिलीपींस ने, बट उसके बावजूद भी आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प यूएसए के पास भी एग्जिस्ट करंटली नहीं करती है, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी खुद बहुत ज़्यादा डेट के अंदर है ना। वन ऑफ द रीजंस के अब पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए ने एग्जिट कर लिया, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एशिया एंड साउथ एशिया रीजन के अंदर चला गया। एंड ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा पेरिस एग्रीमेंट की वजह से फंस गई हैं कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन इतनी नहीं करनी है। तो यूएसए जो है मल्टीपल टाइम से अपनी फंडिंग विड्रॉ करता जा रहा है, क्योंकि वो डेट ट्रैप में खुद फंसे हुए हैं। तो फंडिंग को भी ये रिट्रैक्ट करने का एक बेसिक सा तरीका है कि वो पैसा यहाँ पर सेव करें, है ना। मल्टीपल इसके एस्पेक्ट्स है, बट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ये चीज़ भी कहता है ना कि वो जितना पैसा यहाँ पर आप बहा रहे हो, ओपन जो आप लीकेजेस कर रहे थे उस चीज़ को आप टेक बैक करो एंड वापस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूएसए के अंदर यहाँ पर रखो, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डेट है, वो सारी चीज़ों से अब रिकवर कर सके यूएसए। एंड उसके बाद अगर आप देखो कि वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, तो यूएसए भी इतना यहाँ पर केपेबल करंटली नहीं है, ऑल्दो उनके पास डिफेंस सिस्टम्स अवेलेबल है, बट कोई भी वॉर होती है या कोई भी ऐसे एग्रेशन वाला एक्सटर्नल एग्रेशन वाला पॉइंट जब आता है तो कंट्रीज की इकोनॉमीज ड्रेन हो जाती हैं, पता भी नहीं लगता है ना। कि रशिया का थोड़ा बहुत अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखें कि कितना ज़्यादा पैसा उनका यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन
ड्रोन्स को केटर करने में यहाँ पर लग गया कि एक $500-600 का जो आप कह सकते हो ड्रोन है, उसके लिए आप एक प्रॉपर मिसाइल यूज़ कर रहे हो तो वो मिलियंस में आपको कॉस्ट करती है। तो रशिया का भी ऐसे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हुए हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ होगी इंटरेस्टिंगली कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड ताइवान के साथ यहाँ पर क्या रिलेशन रहता है या आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ट्रम्प थ्रेटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड आफ्टर यूएस ईरान टॉक्स एंड। टॉक्स फेल हो चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लस आपको ये चीज़ भी मैंने न्यूज़ में 1 या 2 दिन पहले बताई थी कि पर्शियन गल्फ के अंदर भी अभी भी जो यूएस की नेवी है या जो ट्रूप्स हैं वो अभी भी डिप्लॉयड हैं, है ना। तो ट्रूप्स अगर डिप्लॉयड है तो यहाँ पर ट्रंप ने बोल दिया कि ये जो अब हमारी टॉक्स हैं ये खत्म हो चुकी हैं, इट हैज़ फेल्ड, एंड कोई भी कंट्री जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से झुकने की या नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रही है, नेगोशिएशन जिस तरीके से चाह रहे हो उस तरीके से नहीं हो रही है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड के लिए बोला गया है कि इवन के जो यूएस के ट्रूप्स हैं पर्शियन गल्फ के अंदर वो अब ब्लॉकेड करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी अदर कंट्रीज आर रेडी टू हेल्प। ठीक है, यूएसए जिसके अंदर यूके भी अब इन्वॉल्व है समवॉट। ठीक है, कि यूके जो है यहाँ पर हेल्प करेगा क्योंकि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एनीमोर, है ना। ब्रेक्जिट वाला पार्ट जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो अब यूएसए यूके हेल्प करने के लिए तैयार है यूएसए की। अब करेगा ऑन पेपर तो बता रहे हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे वो हमें नहीं पता है ना। तो अब क्या है कि मेजर आइडिया है इसके जो ब्लॉकेट पहले ईरान ने की थी, ईरान की वजह से अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रेड डिस्टर्ब हुआ। अब ईरान ने उसी वजह से जो पैसे हैं वो इकट्ठे करने शुरू किए वेसल्स से जो कि एलाई नेशंस के थे ऑफ ईरान, है ना। तो उनसे पैसे लेकर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पैसेज है वो फ्री पैसेज दे रहे थे। बट अब जितने भी एनिमी नेशंस जिसके अंदर यूएसए है, यूएसए एंड इजराइल के जो एलाई नेशंस हैं जो कि एनिमी नेशंस हुए ईरान के, उनको यहाँ पर पास किसी भी हद में नहीं करने दिया जा रहा था। तो अब यहाँ पर ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम उनो रिवर्स करेंगे। उनो रिवर्स कैसे, कि अब हम यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड करेंगे एंड इकोनॉमिकली अगर आप देखो ईरान के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जगह, है ना। तो ईरान ने जो ये इतना अनएथिकल तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, जो इकोनॉमी को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की है ना, तो इस वजह से अब ईरान को भी या उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी हम ड्रेन करना शुरू करेंगे एंड कोई हेल्प करने भी नहीं आ पाएगा आपकी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से स्टेटमेंट जो कि ट्रम्प की तरफ से आई है। तो आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ ये कह रही है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब ब्लॉक करेंगे, आप क्या करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम ड्रेन करेंगे अब आपकी इकोनॉमी को, आपको तो पता लगेगा। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी कहती है। तो आज की न्यूज़ का सिलसिला आपका यहीं पे खत्म होता है। कम ही न्यूज़ थी आज आपकी जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अब इन केस इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में आप अपना कॉमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है दैट दे विल गेट इन टच विद यू। कोई डाउट होता है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप आपका एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए। एंड अगेन जो नई शुरुआत वाली मैंने आपको बताई थी ना, डोंट बी स्कैर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन लाइफ। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, चाहे आप 15 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, जीरो से शुरू करने में कभी डरने की जरूरत नहीं है। कोई चीज़ नहीं आती जस्ट से कि हाँ नहीं आती है, दोबारा उसे सीखो यार, उसको सीख कर लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑब्जर्व फ्रॉम यू कैन से हाई क्लास पीपल, ठीक है, जैसे हम मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले जिसमें इंप्लीमेंट जो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज के दोज पीपल दे आर नॉट अफ्रेड टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं, लोग क्या कहते हैं उनको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। द पॉइंट इज़ कि वो कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं कि उनको अपनी स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है। दैट इज़ वॉट मेक्स देम रिच, नॉट द मनी। मनी इज़ द प्रोसेस दैट फॉलोज आफ्टरवर्ड्स, कि वो स्किल को जब डिप्लॉय करते हैं तो स्किल को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। दैट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट मनी। ठीक है, तो ये अब मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट, स्किल सीखना इज द एक्चुअल हार्ड वर्क इन विच रिच पीपल इन्वेस्ट। तो ये एक सीधी सी बात है, सीधी सी थ्योरी है जो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सीखी है। तो इस चीज़ को फोकस करते रहो। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।